मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं। लुयेन, अब से हमारा एक दूसरे पर कोई लेना देना नहीं है। सूचिंग याओ ने एक पतला डॉक्यूमेंट उसकी तरफ बढ़ाया। उसका लहजा बिल्कुल ठंडा था। जो दुनिया तुमने मुझे दी वो बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी। लुयेन ने पेन उठाया, एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपना नाम साइन कर दिया। उसने उस औरत की तरफ देखा जिसे उसने 5 साल तक प्यार किया था। उसका मेकअप बेदाग था, उसका आउटफिट डिजाइनर का बनाया हुआ था, जैसे वो पहले से ही किसी और चमकती दुनिया की हो। वो मुस्कुराया, लेकिन वो गर्माहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। सू चिंग्याओ, जिसे तुम अपनी पूरी दुनिया कहती हो, वो सिर्फ एक कोना था जो मैंने तुम्हें ऐसे ही दे दिया था। आज मैं इसे वापस ले रहा हूं। सिर्फ 10 मिनट में लाल मैरिज सर्टिफिकेट के बदले हरा डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल गया। सूचिंग्याओ ने डिवोर्स सर्टिफिकेट ऐसे पकड़ा जैसे कोई भारी बोझ उतार रही हो। उसने सुकून की एक लंबी सांस ली, मुड़ी और चली गई। पॉलिश्ड फ्लोर टाइल्स पर उसकी हाई हील्स की आवाज तेज और फैसलाकुन थी। बिना किसी हिचकिचाहट के लू येन वहीं खड़ा रहा। उसकी एलिगेंट लेकिन ठंडी परछाई को देखता रहा जब तक वो चमकता हुआ चेहरा दरवाजे की तेज धूप में गायब नहीं हो गया। उसने अपना सर झुकाया और अपने हाथ में छोटी हरी बुकलेट को देखा। 5 साल की शादी अब खत्म हो गई थी। उसका फोन एक बार वाइब्रेट हुआ। ये सू चिंग्याओ का मैसेज था, छोटा और काम की बात। प्लीज जितना जल्दी हो सके अपना सामान घर से बाहर निकाल लो। मैं तुम्हारा कोई भी निशान पीछे नहीं देखना चाहती। लू येन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ऐसे ही फोन वापस अपनी पॉकेट में डाला और सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकल गया। गर्मी की हवा चली जो अपने साथ तपिश लाई थी, फिर भी उससे उसे कोई गर्माहट नहीं मिली। उस जगह वापस जाते हुए जिसे कभी घर कहा जाता था, जो एक हाई एंड डाउनटाउन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में टॉप फ्लोर ड्यूप्लेक्स था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सूचिंग याओ के महंगे परफ्यूम की खुशबू उस तक पहुंची। लिविंग रूम में सब कुछ पहले जैसा ही था, फिर भी किसी तरह सब कुछ अलग लग रहा था। एंट्रेंस पर उस लकड़ी के शू रैक पर जो उसने खुद बनाया था, उसकी स्लिपर्स गायब थीं। दीवार पर वो वेडिंग फोटो जो उन्होंने बाहर के मुल्क में साथ खिंचवाई थी, गायब हो चुकी थी, पीछे सिर्फ एक अकेला सफेद निशान छोड़कर। लू येन हल्का सा कड़वी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया और पैक करना शुरू किया। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ जोड़े कपड़े और थोड़ी पुरानी किताबें। वहां एक पुराना लकड़ी का चेस्ट भी था। उसने उसे खोला तो अंदर ढेर सारे स्केचेस मिले जो पेंसिल ड्राइंग से लेकर वाटर कलर वॉशेस तक थे। हर एक स्केच एक बेहद खूबसूरत फैशन डिजाइन था। हर शीट के नीचे राइट कॉर्नर पर वही सिग्नेचर था, एक सादा सा पुराना दिखने वाला निशान जो किसी कैरेक्टर जैसा लग रहा था। उसने ऐसे ही सबसे ऊपर वाली शीट उठाई। ये एक इवनिंग गाउन था जो स्टारी स्काई से इंस्पायर्ड था। इसके घेरे पर छोटे हीरे लगे थे जो यकीनन रोशनी में चमकते। ये ड्राइंग उसने 3 साल पहले स्केच किया था। फिर भी सूचिंग याओ ने पिछले महीने ही मुल्क में एक बड़े इमर्जिंग डिजाइनर अवार्ड को जीता था, जिसका काम बिल्कुल इसी क्रिएटिविटी से मिलता जुलता था। उस वक्त वो ऑडियंस स्टेज पर खड़ी थी, चमकती हुई और पुरएतमाद, कह रही थी, मेरी इंस्पिरेशन मेरी आज़ादी की तमन्ना और स्टारी स्काई से आती है। लू येन ऑडियंस में बैठा था, खामोशी से उसके लिए तालियां बजा रहा था। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह सब बहुत कड़वा लग रहा था। उसने ध्यान से सारे स्केचेस वापस चेस्ट में रख दिए। ढक्कन बंद करते वक्त एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई, जैसे इस रिश्ते की किस्मत को सील कर दिया हो। सब कुछ पैक करने के बाद उसने एक आखिरी बार उस खाली ठंडे घर को देखा। उसका फोन फिर से बजा। इस बार कॉल थी। स्क्रीन पर चमका, जांगी। लू येन ने कॉल उठाने के लिए स्वाइप किया। एक आदमी की आवाज जो कॉन्फिडेंस और गर्व से भरी हुई थी, फोन से आई। लू येन, मैंने सुना है तुम्हारा और चिंग्याओ का डिवोर्स हो गया है। मुबारक हो, आखिरकार तुमने अकल से काम लिया, उसे जाने दिया और खुद को आजाद कर लिया। जांगलिन, सू चिंग्याओ का आजकल का डिजाइन पार्टनर और उसका सबके सामने मान लिया गया सूटर, जो कैपिटल सर्कल्स में थोड़ा जाना माना इन्वेस्टर था। लू येन खामोश रहा। चिंग्याओ इंटरनेशनल स्टेज के लिए बनी थी, वो एक चमकता हुआ हीरा थी, जबकि वो उसके रास्ते में सिर्फ एक धूल का जर्रा था। जांग की आवाज में नीचा दिखाने वाला लहजा था। तुम उसे वो फ्यूचर नहीं दे सके जो वो चाहती थी, मैं दे सकता हूं। अगले हफ्ते के स्टारलाइट गाला में शिंग्याओ अपने नए मास्टरपीस रीबर्थ के साथ शो खत्म करेगी। वो उसका इंटरनेशनल सीन में ऑफिशियली एंटर करने का टिकट होगा। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे और उसके बीच का फासला कितना बड़ा है। ओ, और मैं बताना भूल गया कि गाला के टिकट्स की कीमत 3 लाख UN हर एक की है। क्या इसे देखने आने में इंटरेस्टेड हो? जांगी हल्का सा हंसा और फोन काट दिया। लू येन ने फोन पकड़ा हुआ था, उसके एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रहे थे। स्टारलाइट गाला, बेशक उसे इस बारे में पता था।
ये उसकी अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी का एक एनुअल इवेंट था, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक। रही उस 3 लाख UN की एडमिशन टिकट की बात, तो ऐसा लगता था कि उसने खुद ये कीमत तय की थी। वो आखिरी सूटकेस लेकर दरवाजे तक गया और उसका फोन फिर बजा। इस बार एक अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया और एक इज्जतदार आवाज आई, मिस्टर लू। मिस्टर लुआन, मेन चेन शाओहून। लुयान ने रूखेपन से एक हूं के साथ जवाब दिया। चेन शाओ, वो बिजनेस टाइटन जिसे उसने खुद सिखाया था और जो उसके ग्लोबल बिजनेस एम्पायर की सबसे अनजान कोने एंटरटेनमेंट सेक्टर का चार्ट संभाल रहा था। सर, स्टारलाइट गाला का शेड्यूल आपके ईमेल पर भेज दिया गया है। इसके अलावा आपके ऑर्डर किए हुए एक्लिप्स प्रोजेक्ट की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और किसी भी वक्त लॉन्च के लिए तैयार हैं। चेन शाओ की आवाज ठहरी हुई और मजबूत थी। इसे लॉन्च कर दो। लुयान ने सिर्फ 3 शब्द कहे जो सु कुइंग आओ से शुरू होते थे। फोन की दूसरी तरफ चेन शाओ थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन तुरंत जवाब दिया, जी सर। फोन रखने के बाद लुयान ने अपना सूटकेस खींचा और अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। दरवाजा उसके पीछे धीरे से बंद हो गया, पिछले 5 सालों की हर चीज को खत्म करते हुए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ चीजें जब एक बार वापस मिल जाएं, तो उन्हें दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं होती। वो एलिवेटर में दाखिल हुआ और पहली मंजिल का बटन दबाया। अंदर के चमकते हुए आईने में उसका शांत और बेखौफ चेहरा दिख रहा था, फिर भी उन गहरी आंखों में एक तूफान उठता हुआ लग रहा था। सु कुइंग आओ, तुम्हें लगता है कि तुम जंजीरों से आजाद हो गई हो और रोशनी की तरफ भाग रही हो। जल्द ही तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमने अपने हाथों से बुझाया है वो तुम्हारी दुनिया की अकेली रोशनी है। कहने को नया जन्म, बिना आग के ये कैसे हासिल किया जा सकता है? और मैं वो आग हूं और वो अनंत गहरा आसमान भी, जो तय करता है कि लपटें जलेंगे या नहीं। उस महंगे अपार्टमेंट को छोड़कर लुयान कहीं और नहीं गया। इसके बजाय उसने टैक्सी ली और हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट की एक पुराने स्टाइल की गली में चला गया। नीली ईंटें, काली टाइल्स, पत्थर के रास्ते, शहर के शोर शराबे के बीच बिल्कुल अलग। उसने अपना सूटकेस खींचा और एक जानी पहचानी सी एक अनजान गली में मुड़ गया। आखिर में एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने रुककर उसने उसे धक्का देकर खोला। चंदन की हल्की खुशबू और कपड़े की महक बाहर आई। ये एक बहुत बड़ा स्टूडियो था जिसकी छत काफी ऊंची थी। स्काईलाइट से धूप अंदर आ रही थी, जो हवा में उड़ते हुए धूल के कणों को चमका रही थी। दीवारों पर हर स्टाइल के तैयार गारमेंट्स लटके हुए थे, क्लासिकल की पाउस से लेकर मॉडर्न गाउन्स तक। हर एक कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना था। कई मास्टर क्राफ्ट्समैन, जो सब 50 साल से ऊपर थे, अपने रीडिंग ग्लासेस पहने ध्यान से अपने वर्क बेंचेस पर काम में लगे हुए थे। कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रहे थे तो कुछ कपड़ा काट रहे थे। एक ट्रेडिशनल नॉट बटन्स बना रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर एक बुजुर्ग मास्टर जो कपड़ा प्रेस कर रहे थे, उन्होंने ऊपर देखा। ये देखकर कि वो लू यान है, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। शाओ यान आ गया है। अंकल वोंग, अंकल वोंग, लुयान ने मुस्कुराते हुए ग्रीट किया। बदमाश लड़के, इस बार तुम कौन सा खजाना लेकर आए हो? अंकल वोंग ने लुयान के पैरों के पास रखे वुडन क्रेट की तरफ इशारा किया। लुयान ने उसे खोला, जिसके अंदर डिजाइन स्केचेस का ढेर था। अंकल वोंग चलकर वहां आए और सबसे ऊपर वाला उठाया। सिर्फ एक नजर देखने के बाद, सिर्फ एक नजर, उनके मुंह से तारीफ निकली। क्या मास्टरपीस है! इसका कॉन्सेप्ट और लाइंस बिल्कुल असाधारण हैं। उन्होंने ध्यान से उन्हें पलटा और हर पेज के साथ वो और भी हैरान होते गए। शाओयान, ये सब तुम्हारी ड्राइंग्स है? बस यूं ही खाली वक्त में बना दी थीं, लुयान ने लापरवाही से कहा। वर्कशॉप के बाकी मास्टर क्राफ्ट्समैन भी वहां खिंचे चले आए। स्केचेस के क्रेट के पास जमा होकर हैरानी से बातें करने लगे। स्कर्ट के घेरे के लिए ब्रोकेड का इस्तेमाल करने वाला ये लैंडस्केप पीस, जिस पर हाथ से 1000 ली ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स पैटर्न एम्ब्रॉयडरी की गई है। क्या बोल्ड विजन है! और ये सिकाडा विंग पीस, जिसमें गॉज की एक के ऊपर एक परत है जो सिकाडा विंग की तरह पतली है, ये जरूर एक अनोखी सुंदरता के साथ लहराएगा। इनमें से कोई भी डिजाइन अगर रिलीज हुआ तो फैशन वर्ल्ड में तूफान ला सकता है, मास्टर ली ने कहा। लुयान सिर्फ मुस्कुराया। उसने वो केस अंकल वोंग की तरफ बढ़ाया। अंकल वोंग, अभी के लिए ये स्केचेस यहीं रखिए। आप और बाकी मास्टर्स इन्हें देख सकते हैं। अगर कोई पसंद आए तो मजाक मजाक में बना लेना, बकवास मत करो। अंकल वोंग ने तुरंत गुस्से में देखा। इतने बेहतरीन डिजाइन्स, तुम इसे मजाक कैसे कह सकते हो? ये आर्ट का अपमान है। लुयान इन पुराने कारीगरों के स्वभाव को जानता था और उसने बहस नहीं की, बस बात बदल दी। मैं इस बार आप मास्टर लोगों से एक मदद मांगने आया हूं। बताओ, एक शो तैयार करने में मेरी मदद करो, लुयान ने धीरे से कहा। एक ऐसा शो जो सिर्फ जाओ जाओ का हो।
पुराने मास्टर्स ने एक दूसरे को देखा, फिर अचानक समझ गए। वो सब जानते थे कि लुयान के हर डिजाइन पर वो एक अक्षर वाला सील ही उसका सिग्नेचर था। जाओ। अंकल वोंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। अच्छा है, हमने इस दिन के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। उन्होंने लू यान के कंधे पर जोर से थपथपाया। उनकी एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। हमें बताओ कि हमें क्या करना है, बस एक बार बोलो। हमारी ये पुरानी हड्डियां अभी भी हिल सकती हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन ब्लूप्रिंट्स को हकीकत में बदल दें। लू यान की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ना टलने वाली ताकत थी। मैं चाहता हूं कि हर कोई देखे कि असली डिजाइन आखिर होता क्या है। इसी बीच सूचिंग याओ सीबीडी की टॉप फ्लोर पर अपने लग्जूरियस पर्सनल स्टूडियो में थी। वो जैंग ही के साथ फोन पर थी। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट भरी हुई थी, जो मुश्किल से कंट्रोल हो रही थी। जैंग ही, निर्वाणा का फाइनल प्रोसेस पूरा हो गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं गारंटी देती हूं कि स्टारलाइट गाला में ये सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज होगी। जैंग ही लाइन के दूसरी तरफ हंसा। बिल्कुल मेरी चिन्याओ, तुम स्पॉटलाइट में खड़े होने के लिए ही पैदा हुई हो। गाला के बाद मैं तुरंत फंडिंग राउंड की सीरीज शुरू कर दूंगा। मैंने पहले ही कई टॉप इंटरनेशनल वेंचर कैपिटल फर्म से बात कर ली है। वो तुम्हारे ब्रांड में बहुत इंटरेस्टेड हैं। तब तक सूचिंग याओ का नाम पेरिस, मिलान और न्यूयॉर्क में गूंजेगा। जैंग ही का उसके लिए ये बड़ा विजन सुनकर सूचिंग याओ का दिल एक्साइटमेंट से भर गया। वो खुद को दुनिया के शिखर पर खड़ा देख सकती थी, जहां हजारों लोग उसकी इज्जत कर रहे थे। और लू यान, जैंग ही ने अचानक टॉपिक बदलते हुए ये नाम लिया। ये सुनते ही सूचिंग याओ की भौहें अचानक थोड़ी सिकुड़ गईं। वो पहले ही बाहर जा चुका है। एक आदमी जो खुद का खर्चा तक नहीं उठा सकता, वो बात करने के लायक नहीं है। उसकी आवाज नफरत और हिकारत से भरी हुई थी। उसकी नजरों में लू यान एक आलसी, लापरवाह और किसी काम का नहीं था। कुछ घर जैसा खाना बनाने और कमर्शियली वर्थलेस आर्ट पेंट करने के अलावा वो बिल्कुल बेकार था। उससे 5 साल तक शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शुक्र है, अब सब खत्म हो गया है। ये अच्छा है, जैंग ही ने सुकून से कहा। चिंगयाओ, तुम और वो पहले ही दो अलग दुनिया से हो। अब से उस जैसे इररिलेवेंट लोगों को अपना मूड खराब मत करने देना। मुझे पता है। सू चिंगयाओ ने एक लंबी सांस ली। मेरी दुनिया में सिर्फ मेरा करियर है। फोन रखने के बाद वो फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ गई। नीचे चलती फिरती सिटी को देखते हुए उसके अंदर एम्बिशन और बड़े सपनों का एक अनोखा एहसास जगा। लू यान, क्या तुम देख रहे हो? ये वो जिंदगी है जो मुझे सू चिंगयाओ को मिलनी चाहिए थी। और तुम सिर्फ मेरे पैरों तले कुचले जाने के लायक हो और ऊपर देखकर मेरी चमक को निहार सकते हो। उसने अपना फोन उठाया और अपने काम के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की। कैप्शन में लिखा था, बीते हुए कल को अलविदा, नई जिंदगी का स्वागत है। द स्टार लाइट काला, निर्वाणा। जल्द ही लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। गॉडेस बहुत सुंदर, गाउन बहुत इथीरियल है। सिस्टर याओ को गाला में चमकते देखने का इंतजार है। दुआ है कि निर्वाणा दुनिया को हैरान कर दे। जैंग ही का कमेंट सबसे ऊपर था, सिर्फ एक शब्द और साथ में एक हार्ट इमोजी। सूचिन याओ ने उस सारी तारीफ को देखा और उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि जिस वक्त उसने ये पोस्ट किया, उसी वक्त लूम नाम के एक मिस्टीरियस अकाउंट ने बाहर के एक प्राइवेट टॉप टियर डिजाइनर फोरम पर पुराने बंद पड़े डिजाइन ड्राफ्ट्स अपलोड किए थे। उसका टाइटल ओल्ड ड्रीम्स था। स्टारलाइट गाला की रात को पूरी सिटी ने देखा, जब रेड कार्पेट स्टार्स, सेलिब्रिटीज, सोशलाइट्स और फैशन आइकन्स से चमक रहा था, जो सबका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। सूचिंग याओ उस शाम की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली एमर्जिंग डिजाइनर थी। जैंग ही का हाथ पकड़े हुए ग्रैंड एंट्रेंस करते हुए उसने एक सिंपल लेकिन एलिगेंटली डिजाइंड ब्लैक गाउन पहना था। उसका मेकअप फ्लॉलेस था और उससे कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। जबकि जैंग ही ने एक परफेक्ट टेलर्ड व्हाइट सूट पहना था, जो बहुत ही ग्रेस और चार्म दे रहा था। वो दोनों एक गोल्डन कपल की तरह साथ खड़े थे और तुरंत ही सारी मीडिया की स्पॉटलाइट उन पर आ गई और कैमरा फ्लैशेस बिना रुके ऐसे चल रहे थे जैसे मुफ्त के हों। मिस सू, क्या आप आज रात के फाइनल पीस निर्वाणा को लेकर कॉन्फिडेंट है? कहा जाता है कि आपने मिस सू को सपोर्ट करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। क्या ये सच है? सूचिंग याओ ने कैमरास की तरफ देखकर मुस्कुराया और रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब बड़े सुकून से दिया। निर्वाणा एक ऐसा काम है जिसमें मैंने अपना दिल और जान लगा दी है। मुझे यकीन है कि ये किसी को मायूस नहीं करेगा। फिर जैंग ही ने सूचिंग याओ की कमर में हाथ डाला और कैमरास के सामने जोर से कहा, चिंग याओ के लिए सब कुछ जायज है। मैं ना सिर्फ उसके आज को सपोर्ट करना चाहता हूं, बल्कि उसके फ्यूचर में भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं। ये शब्द एक तरह से प्यार का पब्लिक डिक्लेरेशन था, जिसने तुरंत ही पूरे वेन्यू में आग लगा दी और रिपोर्टर्स और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उनके सवाल और भी बड़े होने लगे। मिस सू, क्या आप और वो डेटिंग कर रहे हैं?
क्या आपका आपके एक्स हस्बैंड से डिवोर्स मिस्टर जैंग से जुड़ा है? उनके एक्स हस्बैंड का जिक्र करते हुए सू चिंग्याओ की मुस्कुराहट एक पल के लिए थमी, लेकिन जल्द ही नॉर्मल हो गई। मेरे एक्स हस्बैंड और मैंने इनकम्पैटिबल वैल्यूज की वजह से एमिकेबली रास्ते अलग कर लिए। मुझे उम्मीद है कि सब मेरे काम पर ज्यादा फोकस करेंगे। उसने महारत से सवाल को डॉज किया। जैंग हेई का बॉडीगार्ड सही वक्त पर आगे बढ़ा, दोनों को वेन्यू के अंदर एस्कॉर्ट करते हुए। वेन्यू के अंदर ये और भी रेस्प्लेंडिंग था, सेलिब्रिटीज से भरा हुआ। सू चिंग्या और जैंग हे के साथ आम इनाम भीड़ के बीच से गुजरी, दूसरों की एडमायरिंग और एनवियस नजरों का मजा लेते हुए। उसका वैनिटी काफी सेटिस्फाइड था। चिन्याओ, देखो, ये वो दुनिया है जहां तुम बिलोंग करती हो, जैंग हे ने उसके कान में विस्पर किया। वो लू सरनेम वाला आदमी तो यहां कदम रखने का हक भी नहीं रखता। सू चिंग्याओ के होठों पर एक कंटेम्प्चुअस मुस्कुराहट आई। हाँ, वो किसी काम का नहीं लोइंग। वो शायद इस वक्त किसी सस्ते रेंटल अपार्टमेंट में छुपा होगा, लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा होगा और मुझसे एनबी कर रहा होगा। इस सोच के साथ उसके दिल में डिवोर्स से जुड़ी इमोशन की आखिरी लहर भी पूरी तरह खत्म हो गई। ग्रैंड सेरेमनी ऑफिशियली शुरू हुई। लंबी ओपनिंग और सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंसेस के बाद ये आखिरकार सबसे थ्रिलिंग पार्ट पर पहुंच गया, एनुअल डिजाइनर कलेक्शन रिलीज। एक के बाद एक एक्सक्विजिट गाउन्स मॉडल्स के जरिए ऑडियंस के सामने शोकेस किए गए। फिर भी सब डिस्ट्रैक्टेड लग रहे थे। सब लोग ईगरली ग्रैंड फिनाले सू चिंग्याओ के निर्वाणा का इंतजार कर रहे थे। होस्ट ने सू चिंग्याओ का नाम एक एक्सिलरेटिंग टोन में अनाउंस किया। अगले, हमारी जीनियस डिजाइनर सू चिंग्याओ का स्वागत करने के लिए सबसे ज्यादा अप्लॉज दें जब वो अपनी लेटेस्ट मास्टरपीस निर्वाणा प्रेजेंट करती हैं। वेन्यू की लाइट्स डिम हो गईं, सिर्फ एक सिंगल स्पॉटलाइट रह गई जो रनवे के एंट्रेंस पर चमक रही थी। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, एक मैग्निफिसेंट गाउन में मॉडल धीरे से बाहर आई। ये फ्लेम्स और एशेस से इंस्पायर्ड एक स्वीपिंग ड्रेस थी, जिसकी ग्रेडियंट क्रिम्सन बॉर्डर्स पर गोल्ड थ्रेड से इंट्रिकेट फीनिक्स मोटिव्स की एम्ब्रॉयडरी थी। स्कर्ट ग्रेट यूल की काउंटलेस लेयर्स से बनी थी, जो आग के स्मोकी रेमनेंट्स की तरह लग रही थी। जैसे मॉडल चली, स्कर्ट बिलो हुई, जो सही में एशेस से उठते हुए फीनिक्स की ऑ इंस्पायरिंग खूबसूरती को दर्शा रही थी, जो डिस्ट्रक्शन से दोबारा पैदा हुआ हो। वाओ! अमेजमेंट की एक लहर भीड़ में फैल गई। कितना सुंदर है! ये बिल्कुल एक वर्क ऑफ आर्ट है। ये डिजाइन बिल्कुल स्टनिंग है। सू चिंग्याओ सच में एक जीनियस है। जैंग हे ने अपने पास सू चिंग्याओ के चेहरे पर प्राउड एक्सप्रेशन देखा और विस्पर किया, चिन्याओ, तुम कामयाब हो गई हो। सू चिंग्याओ इतनी एक्साइटेड थी कि उसने अपने हाथ मजबूती से भींच लिए। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी ऑडियंस के थंडरस अपलॉज के बीच पेरिस और मिलान से आई पुकार पहले ही सुन सकती है। होस्ट ने आज रात के स्पेशल गेस्ट प्रेजेंटर को इनवाइट किया, मिस्टर पियर को, जो एक इंटरनेशनली रिनाउंड टॉप डिजाइन मास्टर हैं। पियर फैशन वर्ल्ड की एक टावरिंग फिगर है और उनका रिकग्निशन पाना हर डिजाइनर का सपना होता है। सू चिंग्याओ ने अपनी ड्रेस सही की और ग्रेसफुली स्टेज पर चली गईं, मास्टर की तारीफ और कोरोनेशन पाने के लिए तैयार। मिस्टर पियर ने माइक्रोफोन लिया और धीरे से स्टेज के सेंटर में आए, निर्वाणा पीस के चारों ओर घूमते हुए और उसे ध्यान से एग्जामिन करते हुए। उनका एक्सप्रेशन उतना एडमिरेशन से भरा नहीं था जितना सबने एक्सपेक्ट किया था। इसके बजाय वो धीरे धीरे सीरियस होता गया। पूरा हॉल धीरे धीरे शांत हो गया। सब अपनी सांसें रोके मास्टर के क्रिटिक का इंतजार कर रहे थे। सू चिंग्याओ का दिल अचानक से बैठने लगा। आखिरकार मिस्टर पियर ने चलना बंद किया, लेकिन उन्होंने सू चिंग्याओ की तरफ नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने ऑडियंस की तरफ रुख किया और धीरे से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज माइक्रोफोन के जरिए वेन्यू के हर कोने तक साफ पहुंच रही थी। ये पीस मुझे मेरे एक पुराने दोस्त की याद दिलाता है। भीड़ हैरान रह गई और सू चिंग्याओ भी पजल थीं। मिस्टर पियर की नजर कहीं दूर गहरी हो गई, जो नॉस्टैल्जिया से भरी थी। वो मेरे मिले हुए सबसे टैलेंटेड डिजाइनर्स में से एक थे। हम उन्हें लूम द वीवर कहते थे, क्योंकि वो नीडल और थ्रेड का यूज करके दुनिया के सबसे खूबसूरत सपने बुन सकते थे। अफसोस, वो एक बहुत प्राइवेट पर्सन थे, इल्यूसिव और बहुत कम दिखाई देते थे। सालों पहले उन्होंने मुझे ओल्ड ड्रीम्स टाइटल वाली डिजाइन स्केचेस का एक सेट दिखाया था, और उनमें से एक का नाम बर्निंग था। इस पॉइंट पर मिस्टर पियर रुके। वो मुड़ा और उसने सीधा सू चिंगिया की तरफ देखा। और हमारे सामने ये सो कॉल्ड निर्वाणा, चाहे डिजाइन कॉन्सेप्ट हो, कलर कोऑर्डिनेशन हो या टोटम्स का इस्तेमाल, ये उस बर्निंग से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। नहीं, ये सिर्फ मिलता जुलता नहीं है। मिस्टर पियर की आवाज अचानक सख्त हो गई। ये कहना चाहिए कि ये एक बहुत ही भद्दी नकल है, और वो भी बिना रूह वाली कॉपी। प्लेजरिज्म शब्द सू चिंगिया को चेहरे पर दो जोरदार थप्पड़ की तरह लगा। पूरा वेन्यू एक पल में चिल्ला उठा। सबकी आंखें हैरत से हटकर शौक में बदल गईं, फिर शक और नफरत में। सब स्टेज पर खड़ी उस ठर्री हुई शख्सियत की तरफ देख रही थीं। सू चिंगिया का दिमाग एक गूंजती हुई आवाज के साथ सुन्न हो गया। उसके चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया और सिर्फ मौत जैसा पीलापन रह गया।
नहीं, ये नामुमकिन है, वो फितरती तौर पर चिल्लाई। ये मेरा ओरिजिनल वर्क है। कौन सा फन, कौन सा लूम, मैंने उनके बारे में कभी सुना तक नहीं है। परेशानी की वजह से उसकी आवाज तीखी हो गई, जो कानों को चुभ रही थी। जियांग ही भी दंग रह गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और चिल्लाया, मिस्टर पियर, कृपया अपने शब्दों का ध्यान रखें। यहां जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मिस्टर पियर ने उसे एक ठंडी नजर से देखा, उसे इग्नोर किया और अपने पीछे खड़े स्टाफ को इशारा किया। क्योंकि मिस सू इसे मानने से इनकार कर रही हैं, तो सबको खुद देखने दें कि असली ओरिजिनलिटी कैसी दिखती है। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, स्टेज के पीछे वाली बड़ी एलईडी स्क्रीन तुरंत जल उठी। एक हाई डेफिनेशन डिजाइन ड्राफ्ट स्क्रीन पर दिखाया गया। एक थोड़ा सा पीला पड़ा हुआ ब्लूप्रिंट, फिर भी कॉम्पोजिशन, लाइंस और कलर एनोटेशन से हर एक डिटेल साफ दिख रही थी। बिना किसी शक के ये गाउन बिल्कुल निर्वाणा जैसा ही था। नहीं, ये निर्वाणा से भी ज्यादा खूबसूरत और जान से भरा हुआ था। ड्राफ्ट के नीचे वाले दाएं कोने में एक साधारण एंशिएंट झाओ कैरेक्टर सील वहां खामोशी से छपी हुई थी, जैसे खामोशी से किसी का मजाक उड़ा रही हो। स्क्रीन के नीचे छोटे अक्षरों की एक लाइन थी, वर्क मोमेंटम डिजाइनर, लन हाउ, क्रिएशन डेट 3 साल पहले। भीड़ पूरी तरह चिल्ला उठा, ओ मेरे भगवान, ये तो सच में बिल्कुल एक जैसा है। नहीं, एक जैसे से भी बढ़कर। ओरिजिनल ड्राफ्ट में डिटेल वर्क देखो, ये सोच इंडिया के पीस से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो सोच इंडिया ने प्लेजरिज्म किया है, उसका सो कॉल्ड जीनियस होना सिर्फ एक मजाक है। कैरेक्टर कोलैप्स, साल का सबसे बड़ा फैशन स्कैंडल। कैमरा फ्लैशेस एक बार फिर पागलपन की हद तक होने लगे, पर इस बार कैमरा ने उस ब्रिलियंट जीनियस डिजाइनर को नहीं, बल्कि एक ऐसी प्लेजरिस्ट को कैप्चर किया जिसके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। सू चिंग्या पूरी तरह कांप गई, स्क्रीन पर उस जानी पहचानी सील की छाप को बिना किसी भाव के घूरते हुए। एक अजीब ख्याल जो इतना बेहुदा था कि उसे बिना रुके हंसने का मन कर रहा था, उसके दिल की गहराइयों से उठा। लू शिंग, वो निकम्मा, वो पेंट कर सकता था और वो भी ये सील यूज करता था। पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो भला पियर को कैसे जान सकता है? उसके पेंटिंग्स को इस मास्टर के द्वारा जीनियस वर्क्स कैसे कहा जा सकता है? ये पक्का एक इत्तेफाक होगा, एक साजिश। ये सच नहीं हो सकता। ये एक फोर्जरी है। सू चिंग्या पागलपन में चिल्लाई, कोई मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जियांग ही को भी होश आया। वो स्टेज की तरफ भागा, सू चिंग्या को बचाते हुए अपने पीछे खींचा और ऑडियंस पर गरजा, चुप हो जाओ तुम सब। जिसने भी अफवाहें फैलाने की हिम्मत की वो पछताएगा। उसने स्कैंडल को दबाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर मिस्टर पियर सिर्फ नफरत से मुस्कुराए। एक फोर्जरी मिस्टर जियांग? क्या आप मेरी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं? या आप दुनिया के टॉप डिजाइनर्स में शामिल लूम की काबिलियत पर शक कर रहे हैं? या शायद आपको लगता है कि कोई मेरी नाक के नीचे से ये सब कर लेगा, एक नकली इमेज का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को धोखा देने के लिए? उनकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी उसमें हजारों किलो का वजन था, जिसने तुरंत जियांग ही को खामोश कर दिया। मिस्टर पियर ने अब उनकी तरफ नहीं देखा। इसके बजाय वो माइक्रोफोन की तरफ मुड़े और उन्होंने एक और हैरत अंगेज खबर सुनाई। इस मौके का फायदा उठाते हुए मुझे सबको ये बताते हुए फख्र है कि मेरे पुराने दोस्त, वो मिस्टीरियस डिजाइनर मिस्टर लूम वापस लौटने वाले हैं। वो जल्द ही एक पर्सनल ब्रांड लॉन्च करेंगे जिसका नाम है रिटर्निंग होम, और इसी के साथ उनके सारे सील्ड क्लासिक वर्क्स और उनके लेटेस्ट डिजाइन्स भी दुनिया के सामने लाए जाएंगे। मुझे यकीन है कि ये पूरे फैशन सर्कल को साफ करने के लिए एक ताकतवर तोहफा होगा। बोलने के बाद उन्होंने माइक्रोफोन जमीन पर रखा, मुड़े और पूरी ऑडियंस की हैरान नजरों के सामने बिना पीछे देखे चले गए। स्टेज पर सिर्फ सू चिंग्या और जियांग ही बचे थे, उस निर्वाणा पीस के साथ जो अब शर्मिंदगी के खंबे पर ठोक दिया गया था। सू चिंग्या का शरीर लड़खड़ाया, जैसे वो अपना बैलेंस खोने वाली हो। उस पल उसकी दुनिया तेजी से घूमने लगी। उसका सारा गुरूर, उसके सारे सपने उस डिजाइन ड्राफ्ट के सामने आते ही चूर चूर हो गए। वो खत्म हो चुकी थी। हंगामा, ऐसा हंगामा जो पहले कभी नहीं हुआ था। स्टारलाइट गाला के ऑर्गेनाइजर्स ने हालत को काबू में करने की कोशिश में तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट सिग्नल को काट दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हैशटैग सू प्लेजराइज्ड सिर्फ कुछ ही मिनटों में बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ट्रेंडिंग लिस्ट्स पर सबसे ऊपर पहुंच गए। इसके पीछे एक चमकता हुआ लाल एक्सप्लोजिव टैग था। सीन पर मौजूद रिपोर्टर्स और गेस्ट्स खून की बू सूंघने वाली शार्क्स की तरह सू चिंग्याओ और शियांग ही के चारों तरफ जमा हो गए, जब तक कि वो पूरी तरह फंस नहीं गई। मिस सू,
आप प्लेजरिज्म के इल्जामात को कैसे एक्सप्लेन करती हैं? क्या ये वाकई एक इत्तेफाक है कि आपका काम निर्वाणा बर्निंग से इतनी मिलती-जुलती है? क्या वो सारे अवार्ड्स जो आपने पहले जीते हैं, उन पर भी प्लेजरिज्म का शक है? मिस्टर जैंग, मिस सू के पार्टनर होने के नाते क्या आपको इस बात का पता था? जहर में डूबी खंजर की तरह ये तीखे सवाल सू चिंग्याओ को बेरहमी से चुभने लगे। उसका चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ गया। उसके होंठ थरथरा रहे थे और वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह परेशान था और उसके सर में सिर्फ पियरे के शब्द, एक सोललेस कॉपी, बार बार गूंज रहे थे। जैंग ही ने अपने शरीर से उसे बचाया और रिपोर्टर्स को सख्ती से डांटने लगा। हट जाओ, तुम सब पीछे हट जाओ, नो कमेंट। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि सबको एक्सप्लेनेशन दे सकें। एक दर्जन से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स ने रास्ता बनाने की कोशिश की और आखिरकार वो भीड़ से निकलने में कामयाब रहे और तेजी से बैकस्टेज लाउंज की तरफ भागे। दरवाजा जोर से बंद हुआ, जिसने बाहर का शोर रोक दिया। सू चिंग्याओती सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और वो निढाल होकर सोफा पर गिर गई। जैंग ही ने चिढ़ते हुए अपनी टाई ढीली की और कमरे में इधर उधर घूमने लगा। उसका चेहरा इतना गुस्से में था कि उदासी टपक रही थी। डैम इट, ये कैसे हो सकता है? उसने दीवार पर मुक्का मारा। वो पियरे, क्या उसे मरना है? उसने मेरे ही इलाके में मेरी इस तरह बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? और वो लूम क्या चीज है? वो आया कहां से? सू चिंग्याओ ने परेशानी में बड़बड़ाया। जाओ, वो मार्क, क्या? जैंग ही को समझ नहीं आया। सू चिंग्याओ ने अचानक ऊपर देखा और उसका हाथ ऐसे पकड़ा जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। ये लू येन है, ये जरूर वही होगा। वो मार्क लू येन का है। वो पेंटिंग किया करता था, उसे वो सील यूज करना बहुत पसंद है। जैंग ही एक पल के लिए रुक गया, फिर वो मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसने लगा, जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुना हो। चिन्याओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लू येन, वो निकम्मा जिसके पास कोई काम तक नहीं है, वो पियरे को कैसे जान सकता है? पियरे उसे सबसे ज्यादा टैलेंटेड डिजाइनर कैसे कह सकता है? मजाक बंद करो, ये बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन सू चिंग्याओ की आवाज आंसुओं से कांप रही थी। मगर वो मार्क, ये जरूर एक इत्तेफाक होगा, जैंग ही ने सख्ती से कहा। कोई जरूर पीछे से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इसका फायदा उठाकर तुम्हारे ब्रांड को खत्म करना चाहता है। उसने अपना फोन निकाला और जल्दी जल्दी कॉल्स करने लगा। वांगियन, लूम नाम के डिजाइनर को ढूंढने में मेरी मदद करो। हाँ, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एडिटर इन चीफ, आज रात के स्टारलाइट गाला की सारी न्यूज सब दबा दो, एक भी खबर पब्लिश नहीं होनी चाहिए। पीआर डिपार्टमेंट तुरंत एक स्टेटमेंट जारी करे। कहो कि निर्वाणा एक ओरिजिनल डिजाइन है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ हम लीगल एक्शन लेने का हक रखते हैं। उसने ढंग से सारे ऑर्डर्स दिए ताकि हालात संभल सकें। सू चिंग्याओ ने उसे देखा और उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। जैंग ही सही था, कोई जरूर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उस निकम्मे लू येन का इतना इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है? वो अच्छे कपड़े तक नहीं खरीद सकता, ऐसी चीज डिजाइन करना तो दूर की बात है। मैं शायद सदमे से अपना दिमाग खो रही हूं। लेकिन जैंग ही को जो कॉल से जवाब मिले, उन्होंने धीरे धीरे उसके चेहरे का भरोसा खत्म कर दिया। सॉरी, लूम की इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है, हम उसे देख नहीं सकते। डैम इट, कोई फायदा नहीं। सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि सू चिंग्याओ के प्लेजरिज्म की न्यूज को प्रायोरिटी दें, हम इसे दबा नहीं सकते। डैम इट, हमारा स्टेटमेंट पोस्ट किया गया था, लेकिन उसे लूम के ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट ने रीपोस्ट कर दिया। उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे, सी यू इन कोर्ट। एक के बाद एक बुरी खबरें आने लगी और जैंग ही के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी गंभीर होते गए। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि इस बार उसने किसी स्टील प्लेट को ठोकर मार दी है, एक ऐसी स्टील प्लेट जिसे उकसाना उसके बस की बात नहीं थी। उसी वक्त सू चिंग्याओ का फोन भी लगातार बजने लगा। उन ब्रांड्स की कॉल्स जिन्हें उसने साइन किया था, उन मैगजीन्स की जिनसे उसने कोलैबोरेट किया था और उन सोशलाइट्स की जो कभी उसकी तारीफ करते थे, बिना किसी एक्सेप्शन के। वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने और खुद को दूर करने के लिए कॉल कर रहे थे। मिस सू, हमारा ब्रांड किसी ऐसे डिजाइनर को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसकी रेपुटेशन खराब हो। कोलैबोरेशन खत्म किया जाता है। चाओ, मुझे माफ करना, लेकिन हमें अपने अगले इशू के लिए कवर मॉडल बदलना पड़ सकता है। सू चिंग्याओ, तुम झूठी हो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। जब दीवार गिरती है तो हर कोई धक्का देता है। सिर्फ 1 घंटे में वो आसमान से मिट्टी में गिर चुकी थी। कांपते हुए हाथों से उसने वीबो खोला ताकि लोगों की राय का अंदाजा लगा सके। ट्रेंडिंग लिस्ट पर टॉप 10 में से 8 टॉपिक्स उससे जुड़े हुए थे। सू चिंग्याओ प्लेजरिज्म, स्टार गाला स्कैंडल, हार्ट एक फॉर लूम, जीनियस डिजाइनर, परसोना कोलैप्सिस, जैंग ही, सू चिंग्याओ, पियरे गैंग, रिटर्न वॉयज, बॉयकॉट डिस्ग्रेस डिजाइनर, सू चिंग्याओ। नीश करोड़ों गालियां और मजाक था, मैं उसे इतना पसंद करती थी। ये बिल्ली और चूहे का खेल है। अगर चूहा बहुत जल्दी मर गया तो मजा नहीं आएगा। उनका लहजा शांत था, लेकिन शेन शाओ की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई। बॉस के साथ 10 साल रहने के बाद एक अनाड़ी रुकी से लेकर अब $100 बिलियन के कमर्शियल एम्पायर को संभालने वाला सीईओ बनने तक वो किसी भी और से बेहतर समझता था कि ये दिखने में शरीफ और मासूम आदमी जब अपना नकाब उतारेगा तो बिल्कुल खौफनाक होगा। वो फूड चेन के सबसे ऊपर का असली प्रेडेटर था। वैसे लुयेन, क्या गुहो लॉन्च इवेंट का वेन्यू सब सेट हो गया है? इंतजाम हो गया है सर।
ये नेशनल आर्ट गैलरी के मेन एग्जीबिशन हॉल में होगा, जो अगले मंडे के लिए स्केड्यूल्ड है। इतनी जल्दी? लुयन थोड़ा हैरान था। शेन शाओ मुस्कुराया। सर, अगर आप चाहें तो हम लॉन्च फॉरबिडन सिटी में भी कर सकते हैं। लुयन ने ना तो हाँ कहा और ना ही ना। गेस्ट लिस्ट का क्या हुआ? मिस्टर पियर ने पहले ही आने के लिए हाँ कर दी है। इसके अलावा दुनिया के टॉप 10 लग्जरी ग्रुप्स के सीईओज, प्रीमियर फैशन मैगजीन्स के एडिटर्स इन चीफ और सबसे इन्फ्लुएंशियल फैशन क्रिटिक्स को इन्विटेशंस मिल चुके हैं और उन्होंने खुद आने की कंफर्मेशन दे दी है। बहुत अच्छे। लुयन ने सर हिलाया। ऐसा लगा कि वो काफी सेटिस्फाइड है। वो खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ गया, बाहर छाए हुए बादलों को देखते हुए। वो धीरे से बड़बड़ाया, बारिश का वक्त हो गया है। एक ऐसी तेज बारिश जो सारी गंदगी धो दे, एक तूफानी बारिश। सू चिंगयाओ हॉस्पिटल के बेड पर उठी। डिसइंफेक्टेंट की तेज बदबू से उसका जी मचलने लगा। जांग ही उसके बेड के पास था। उसकी आंखें लाल थीं, उसका चेहरा थका हुआ था। उसे जागते हुए देखकर जांग ही ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। चिंगयाओ, तुम जाग गई हो। सू चिंगयाओ की यादें अभी भी उस पल पर अटकी थीं जब वो बेहोश हुई थीं। वो बेइज्जती, वो इल्जाम, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की कॉल्स, सब उसे एक बार फिर डुबाने के लिए वापस आ रही थीं। कैसा है सब? उसने भरी हुई आवाज में पूछा, जांग ही का हाथ पकड़ते हुए। क्या मामला सुलझ गया है? जांग ही का शरीर थोड़ा अकड़ गया। उसने उससे नजरें चुराईं। पीआर डिपार्टमेंट इसे संभाल रहा है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहां हूं। हालांकि उसने ये बात कही, लेकिन उसकी कतराती हुई आंखों ने उसका धोखा जाहिर कर दिया। सू चिंगयाओ कोई बेवकूफ नहीं थी। उसने वो फोन छीन लिया जो जांग ही ने बेडसाइड टेबल पर छोड़ा था। स्क्रीन जल उठी और नोटिफिकेशंस की हेडलाइंस उसकी आंखों में सुइयों की तरह चुभने लगी। सू चिंगयाओ का ब्रांड तबाह हो गया। सू चिंगयाओ को काफी बड़े ब्रीच पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। सू चिंगयाओ की कामयाबी की गहराई से जांच। कई काम प्लेजरिज्म के शक में है। फैशन इंडस्ट्री ने मिलकर सू चिंगयाओ का बॉयकॉट कर दिया। फैशन डिजाइन वर्ल्ड से बाहर निकलो। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सू चिंगयाओ का हाथ ढीला पड़ गया और फोन फर्श पर गिर गया। एक साफ आवाज गूंजी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उसने सुन्न होकर ये बात दोहराई। जांग ही ने उसकी ये बुरी हालत देखी। उसके दिल में चिड़चिड़ाहट की एक लहर उठी। वो पहले ही अपनी परेशानियों में डूबा हुआ था और उसके पास उसे दिलासा देने का दिमाग नहीं बचा था। चिंगयाओ, तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। कंपनी में मेरे पास काफी काम रुके हुए हैं। वो खड़ा हो गया जाने के इरादे से। तुम कहाँ जा रहे हो? सू चिंगयाओ ने उसे अचानक पकड़ लिया। कंपनी? हियान प्रोजेक्ट अपने सबसे क्रिटिकल स्टेज पर है। मुझे वापस जाकर इसे देखना होगा। जांग ही ने बेसब्री से कहा। प्रोजेक्ट? ऐसे वक्त पर? तुम अभी भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो? सू चिंगयाओ के जज्बात तुरंत कंट्रोल से बाहर हो गए। मेरा करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया है और दिलासा देने की जगह तुम जा रहे हो। अगर मैं प्रोजेक्ट पर नजर नहीं रखूंगा तो मैं उन सारी पेनल्टी फीस को कैसे भरूंगा? मैं तुम्हारी वापसी में तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? जांग ही भी भड़क गया, सू चिंगयाओ का हाथ झटकते हुए। सू चिंगयाओ, होश में आओ। ये टैंट्रम दिखाने का वक्त नहीं है। तुम बर्बाद हो गई हो, लेकिन मैं नहीं हो सकता। जब तक मैं यहां हूं, जब तक हियान कैपिटल मौजूद है, हमारे पास चीजों को बदलने का एक मौका है। इसके साथ ही वो बिना पीछे देखे गुस्से में बाहर निकल गया, अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद करते हुए। कमरे में सिर्फ सू चिंगयाओ रह गई, हर तरफ से एक गहरी ठंडक से घिरी हुई। उसने अपने घुटनों को गले लगा लिया, अपना चेहरा उनमें गहराई से छुपा लिया। उसके गले से दबी हुई सिसकियां निकल रही थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि रातों रात सब कुछ क्यों बदल गया। तभी हॉस्पिटल के कमरे का दरवाजा खुला और एक सही तरह से तैयार एलिगेंट अधेड़ उम्र की औरत अंदर आई। वो सू चिंगयाओ की मेंटर थी और डोमेस्टिक फैशन इंडस्ट्री की एक अथॉरिटेटिव फिगर थी। पता चला वो एक चोर है। घिनौना है ये। दूसरों की मेहनत को अपना बताना और उसका नाम निर्वाणा रखना। शर्म कहाँ है? लूम के रिटर्न वॉयज लॉन्च का इंतजार है ताकि वो उसे बुरी तरह एक्सपोज कर सके। सू चिंगयाओ इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। शहर के एक दूसरे हिस्से में एक एंटीक स्टाइल टी रूम में लू येन एक पियरवुड टी टेबल पर बैठा था। वो आराम से अपनी चाय बना रहा था, जबकि उसके सामने वाली दीवार पर एक अल्ट्रा थिन एलसीडी टेलीविजन टंगा हुआ था। उसकी स्क्रीन खामोशी से न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रही थी, जिसकी हेडलाइन थी, फेमस डिजाइनर सू चिंगयाओ एम्ब्रॉयल्ड इट इन प्लेजरिज्म स्कैंडल, स्टारी गैला डिसेंड्स इनटू फार्स। फुटेज में सू जिंगयाओ और जियांग ही को रिपोर्टर्स ने बुरा हाल में घेरा हुआ था। चेन जियाओ एक साइड पर इज्जत के साथ खड़ा था और टैबलेट हाथ में लिए रिपोर्ट कर रहा था। सर, एक्लिप्स प्रोजेक्ट का फेज 1 कामयाबी से पूरा हो गया है। स्टारी गैला का असर अभी भी दिख रहा है। सू चिंगयाओ के ब्रांड सू चिंगयाओ के स्टॉक मार्केट खुलते ही लिमिट डाउन पर गिर गए और मार्केट वैल्यू 90% से ज्यादा खत्म हो गई।
उसके साथ काम करने वाले सभी ब्रांड्स ने फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशंस का ऐलान कर दिया है और बड़े कॉम्पेंसेशन क्लेम्स फाइल कर दिए हैं। बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह हमारे हक में हो गया है। उम्मीद है कि 3 दिन के अंदर सू चिनयाओ डोमेस्टिक फैशन सर्कल से पूरी तरह बाहर हो जाएगी। चैन जियाओ की आवाज स्थिर थी, जैसे वो किसी मामूली बात का जिक्र कर रहा हो। लुयन ने पर्पल क्ले टी पॉट उठाया और खौलता हुआ पानी लिडेड बोल में डाला, जहां चाय की पत्तियां पानी में मिल रही थी और खुल रही थी। एक साफ और ताजगी भरी खुशबू हवा में फैल गई। बिना ऊपर देखे उसने कैजुअली पूछा, जियांग ही का क्या? उसने जियांग ही के नाम पर कैपिटल लगाया है। उन्होंने हालात संभालने के लिए अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए हैं, लेकिन हमारे लोगों ने हर कोशिश को रोक दिया है। चेन जियाओ के होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट आई। लगता है उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ कि वो किस बड़े खतरे का सामना कर रहा है। वो सोचता है कि वो एक नदी है, एक ताकत जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो ये नहीं जानता कि आपके विशाल ओशन के सामने वो पानी की एक बूंद भी नहीं है। लुयन ने चाय का पहला इन्फ्यूजन बाहर निकाल दिया। ये रिंसिंग स्टेप था। उसने पॉट को फिर से गर्म पानी से भरा, फिर चाय को 2 छोटे सेलेडॉन कप्स में डाला और एक कप चैन जियाओ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बैठो सर, मेरी हिम्मत नहीं होगी। चैन जियाओ ने जल्दी से सर झुकाया। लुयन ने उसे देखा, लेकिन बात पर जोर नहीं दिया। जियांग ही, वो काफी एम्बिशियस है, अपने तरीकों में काफी बेरहम है, लेकिन उसकी बुनियाद बहुत कमजोर, घमंडी और ओवर कॉन्फिडेंट है। वो चिनयाओ को स्टेपिंग स्टोन बनाकर आसमान तक पहुंचना चाहता है, बिना ये समझे कि वो आसमान मैंने ही उसके लिए संभाला हुआ था। लुयन ने अपना टी कप उठाया और एक हल्की सी सिप ली। अगर वो चिंग्यास के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं ये पक्का करूंगा कि वो अपना प्रेजेंट भी खो दे। चेन जियाओ का दिल बैठ गया। वो जानता था कि मास्टर अब सच में गुस्से में है। मास्टर का इशारा साफ था। हीटियन कैपिटल, क्या वो इस वक्त सदर्न डिस्ट्रिक्ट के उस जमीन के हिस्से के लिए बिड कर रहे हैं? लुयन ने पूछा। हाँ सर, इस प्रोजेक्ट के लिए। उन्होंने लगभग कंपनी के सारे एसेट्स गिरवी रख दिए हैं और एक हाई स्टेक्स गैम्बल एग्रीमेंट साइन किया है। कामयाबी ही एकमात्र रास्ता है, नाकामी की कोई जगह नहीं है, चैनजी ने तुरंत जवाब दिया। बेहतरीन। लुयन ने अपना टी कप नीचे रखा। हमारे पहले से तैयार नए एनर्जी प्रोजेक्ट प्रपोजल की एक कॉपी उनके कंपेटिटर्स को लीक कर दो। साथ ही बैंक्स को भी नोटिफाई कर दो कि हीटियन कैपिटल की सारी क्रेडिट लाइन सख्त कर दें। मैं चाहता हूं कि उनकी फंडिंग चेन एक रात में ही पूरी तरह टूट जाए। चैन जियाओ की सांस एक पल के लिए रुक गई। ये बेरहमी थी। ये सिर्फ फ्यूल सप्लाई रोकना नहीं था, ये तो पूरा बर्तन ही छीन लेना था। पहले एक ऐसा लालच दो जिसे छोड़ा ना जा सके, ताकि वो सब कुछ इन्वेस्ट कर दे। फिर सबसे नाजुक मौके पर सारा सपोर्ट खींच लो। इस बार जियांग ही सिर्फ फंडिंग चेन टूटने और नाकाम गैम्बल एग्रीमेंट की वजह से बिड नहीं हारेगा। वो पूरा हीटियन कैपिटल गवा देगा और उस पर बहुत बड़ा कर्ज भी आ जाएगा। जी सर, मैं इसे तुरंत संभाल लूंगा। चैन जियाओ ने जरा भी सुस्ती दिखाने की हिम्मत नहीं की। कोई जल्दी नहीं है। लुयन ने अपना हाथ हिलाया। उसे 2-3 दिन और नाचने दो। लिंसी टीचर। सू चिनयाओ को एक लाइफ लाइन दिखी। वो घबराहट में वहां से रिंगते हुए गई। टीचर, आपको मेरी मदद करनी होगी, सब मुझे फंसा रहे हैं। लिंसी ने अपनी सबसे प्राइज्ड डिसाइपल की तरफ देखा। अब ऐसी रैचेड स्टेट में उसके एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स थे। उसने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि एक डॉक्यूमेंट फेंका। उसके सामने वो अकेडमी का डिसमिसल नोटिस था। लिंसी की आवाज खिड़की के बाहर की बाइटिंग विंड से भी ज्यादा ठंडी थी। आज से तुम हमारी अकेडमी में गेस्ट प्रोफेसर नहीं रही। इसके अलावा अकेडमी ने तुम्हारी ग्रेजुएशन पर मिले गोल्ड अवार्ड को रिवोक करने का फैसला किया है। सू चिनयाओ को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिरी हो। उसने अपनी मेंटर को डिसबिलीफ में घूरा। क्यों टीचर, आप भी मुझ पर यकीन नहीं करती? फेथ, लिंसी ठंडक से स्नियर किया। ये इसलिए है क्योंकि मैंने तुम पर बहुत ज्यादा यकीन किया। उसने अपने बैग से टैबलेट निकाला, एक वेब पेज खोला और उसे सू चिनयाओ के सामने दे मारा। वो एक इंटरनेशनल डिजाइनर फोरम पर एक पोस्ट थी। पोस्ट में किसी ने लिंसी के सैलून के अक्लेम्ड वर्क्स को लून्स के डिजाइन ड्राफ्ट्स के साथ साइड बाय साइड रखा था और उनका डिटेल्ड कंपैरिजन, ओवरले एनालिसिस, डिटेल्ड एग्जामिनेशन और डिजाइन कॉन्सेप्ट्स का ट्रेसिंग किया था। नतीजा शॉकिंग था। लिंसी के अवार्ड विनिंग वर्क्स का भी लून्स डिजाइन से इंट्रिकेट कनेक्शंस था। हालांकि वो फैन किंगॉस की ह्यूमन चेसबोर्ड की तरह ब्लेटेंट कॉपी नहीं थी, लेकिन कोई भी डिसर्निंग आई वाला रिजेम्बलेंस देख सकता था। लून्स फ्रेमवर्क पर कुछ क्लमजी मॉडिफिकेशंस किए गए थे। इस पोस्ट को कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और ये ग्लोबल फैशन सर्कल में आग की तरह फैल रही है। रेपुटेशन और स्टेटस जो लिंसी ने दशकों में बनाया था, वो अब एक धागे से लटक रहा है। सू चिनयाओ, मुझे बताओ, क्या तुमने ये सब किया? ली ने टैबलेट की तरफ इशारा किया और सख्ती से पूछा, क्या तुम्हें शुरू से लून्स के वजूद के बारे में पता था? क्या तुमने उसके डिजाइन ड्राफ्ट्स लिए, कुछ मुझे दी और कुछ अपने पास रखे? सू चिनयाओ पूरी तरह स्टंट थी।
उसने कंपैरिजन इमेजेस को देखा, उसका दिमाग ब्लैंक था। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? लिंजी गुस्से से कांपने लगी। तो तुम्हारा निर्वाण कहां से आया? मुझे मत कहना कि तुमने इसे खुद डिजाइन किया है। सुचिन्यास के होंठ हिले पर कोई आवाज नहीं निकली। वो अबसर्ड ख्याल, जिसे उसने जानबूझकर इग्नोर किया था, बदले के साथ उसके दिमाग में वापस आया। लुईयान, उसके अलावा और कौन हो सकता है? वो ड्राइंग्स हमेशा घर के स्टडी में रखी रहती थीं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या टीचर की इंस्पिरेशंस भी वही थीं? एक खौफनाक सच उसके सामने आया, जो धीरे धीरे सतह पर आ रहा था। वो और उसकी टीचर, उनका टैलेंट, जिस पर उन्हें फख्र था, सारे काम जिन्होंने उन्हें मशहूर बनाया, सब एक ही इंसान से आए थे। वो इंसान जिससे वो नफरत और स्कॉन करती थी, लुईयान। लिंसी ने उसकी डेवस्टेटेड स्टेट देखकर कुछ समझ लिया। उसने एक बिटर लाफ हंसी, जैसे एक पल में उसकी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। तो ये बात है, हम दोनों, मास्टर और डिसाइपल ने आज अपनी रेपुटेशन असल में एक थीफ के नाम पर बनाई है। कितना बड़ा मजाक है। 2 कदम पीछे लड़खड़ाते हुए उसने सुचिन्याओ को एक बहुत ही वेनेमस लुक से घूरा। सुचिन्याओ, तुम हो, तुमने ही मुझे बर्बाद किया है। ये कहने के बाद वो मुड़ी और पैनिक में भाग गई, जैसे किसी प्लेग से बच रही हो। सुचिन्याओ ठंडी जमीन पर गिर गई। सारी स्ट्रेंथ उसके शरीर से निकल गई। वो आखिरकार समझ गई कि बियॉन्ड रिडेम्पशन होने का क्या मतलब होता है। सुचिन्याओ नहीं जानती थी कि वो हॉस्पिटल से कैसे निकली। एक भटकती हुई गोस्ट की तरह वो बिना किसी मकसद के सड़कों पर चलती रही। उसके आसपास की हर चीज ब्लर्ड और अनरियल होने लगी। पासास बाय के इशारा करने और विस्परिंग के साथ उसके फोन का हर पुश नोटिफिकेशन एक इनविजिबल ब्लेड की तरह लग रहा था, जो धीरे धीरे उसके टुकड़े कर रहा था। एक ही ख्याल उसके दिमाग पर छाया हुआ था, फाइंड लूशिंग। उसे उसका सामना फेस टू फेस करना था, उससे सीधा पूछने के लिए कि क्या इस सब के पीछे वही था। एक पागल औरत की तरह वो उस जगह की तरफ भागी जो कभी उनका घर था। वो अपनी पूरी ताकत से भागी। फेमिलियर अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंचकर एलिवेटर में भागते हुए घुसी। उसने टॉप फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे खुले, वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक गई, पागलों की तरह बेल बजाने लगी और लकड़ी पर हाथ मारने लगी। लुईयान, दरवाजा खोलो, बाहर आओ लुईयान, तुम कावर्ड, बाहर आओ। उसकी आवाज हॉर्स थी, उसका डेमीनर डिरेंज था, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। एक नेबर ने अपना दरवाजा खोला, नफरत से बाहर देखते हुए। ये कैसा रैकेट है? यहां कोई काफी समय से नहीं रहता। यहां कोई नहीं रहता। सुचिन्याओ जम गई। सही, वो कुछ दिन पहले ही मूव आउट कर गया था और जगह पहले ही सेल के लिए लिस्टेड थी। क्या तुम्हें नहीं पता था? नेबर ने अपनी बात खत्म की और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सुचिन्याओ ठंडे दरवाजे के पैनल से टेक लगाकर खड़ी हो गई। वो धीरे से जमीन पर फिसल गई। वो चला गया था, सच में चला गया था। अपना सब कुछ अपने साथ लेकर उसकी दुनिया से गायब हो गया, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते हुए। नहीं, उसने कुछ तो छोड़ा होगा। सुचिन्याओ को कुछ याद आया और वो अचानक खड़ी हो गई और अपने बैग में की ढूंढने लगी। शुक्र है उसके पास अब भी एक स्पेयर थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने कई बार ताला खोलने के लिए चाबी अंदर डालने की कोशिश की। क्लिक, दरवाजा खुल गया। अंदर कमरा खाली था। सारा एक्सपेंसिव फर्नीचर जो उसे लगता था उसका है, सारी लैविश डेकोरेशंस गायब हो चुकी थीं। सिर्फ खाली दीवारें और फर्श बचे थे। ये जगह बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसी 5 साल पहले थी जब लू येन ने इसे पहली बार खरीदा था, एक कच्चा अनफिनिश्ड शेल। तो इस घर का सब कुछ हमेशा से उसका ही था। सू चिंग याओ ने खुद पर तंज कसते हुए हंसी। वो अंदर गई, हर कमरे को ऐसे देख रही थी जैसे अपनी टेरिटरी का सर्वे कर रही हो, जब तक आखिर में वो स्टडी में दाखिल नहीं हुई। वो भी उतना ही खाली था, सिवाय एक पुराने और घिसे हुए डेस्क के जो पीछे छूट गया था। ये वही डेस्क था जिस पर लू येन ड्रॉ किया करता था। सू चिंग याओ वहां गई और जैसे किसी का साया हो उसने ड्रॉअर खोला। वो भी खाली था, बिल्कुल खाली। नहीं, एक चीज बची थी, एक हार्ड कवर स्केचबुक। सू चिंग याओ का दिल जोर से धड़का, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने स्केचबुक उठाई, उसका कवर बार बार यूज होने की वजह से थोड़ा घिस गया था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने धीरे से पहला पेज खोला। उसकी नजरों के सामने एक वेडिंग ड्रेस का डिजाइन स्केच था, प्योर, एलिगेंट। इसका स्कर्ट अनगिनत बिखरे हुए सितारों से सजा था। उसने इस ड्रेस को पहचान लिया। ये वही थी जो उसने अपनी वेडिंग पर पहनी थी। उस वक्त उसे लगा था कि लू येन ने अपनी सारी सेविंग्स इसे किसी हाई एंड फॉरेन ब्रांड से कस्टम मेड बनवाने में खर्च कर दी हैं। वो काफी वक्त तक इससे बहुत मुतासिर रही थी।
अब ऐसा लग रहा था कि ये वेडिंग ड्रेस भी उसने खुद अपने हाथ से डिजाइन की थी। उसने एक के बाद एक पेज पलटा। हर एक डिजाइन ऐसा था जो उसकी सांसें रोक दे। वो आइडियाज जो उसने कभी सोचे थे और सपने जो वो सच करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, वो सारी इंस्पिरेशन जो वो बुरी तरह ढूंढ रही थी लेकिन कभी मिल नहीं पाई, वो इस छोटी सी स्केचबुक में थी। और उसके ख्याल से कहीं ज्यादा परफेक्ट और स्टनिंग थी। उसने उन पन्नों में से एक पलटा जहां वही चीज बनी हुई थी जिसने उसका रेपुटेशन बर्बाद कर दिया था। हाँ, वो फीनिक्स फ्लेम था। डिजाइन के साथ लू येन ने पेंसिल से एक के बाद एक लाइन लिखी थी। चिंग याओ ने कहा था कि उसे फीनिक्स पसंद है, वो जो राख से दोबारा जन्म लेते हैं। इसीलिए मैंने उसके लिए ये फीनिक्स फ्लेम बनाया, ये दुआ करते हुए कि जब हम अपनी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी पर पहुंचेंगे तब वो हमेशा एक फायर बर्ड की तरह पैशनेट और आज़ाद रहेगी। मैं इसे अपने हाथों से बनाऊंगा और उसे तोहफे में दूंगा। साइन की गई डेट 3 साल पहले की थी। सू चिंग याओ के आंसू इस पल बेकाबू होकर निकल पड़े। वो आखिरकार सब समझ गई। वहां कभी कोई प्लेजरिज्म नहीं था। सू चिंग याओ शुरू से आखिर तक सिर्फ एक बेचारी चोर थी। उसने लू येन का प्यार चुराया था, उसका डिजाइन चुराया था, वो सपना चुराया था जो उसने उसके लिए बुना था, और फिर अपने ही हाथों से उसने उस सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसे लगा था कि वो एक बड़े आसमान की तरफ उड़ रही है, इस बात से बेखबर कि जो उसने ठुकराया था वो पूरी कायनात थी। उस स्केचबुक को पकड़े हुए वो खाली स्टडी में बैठ गई। वो दिल दहला देने वाली सिसकियों के साथ रोई। उसने अपना करियर, अपनी रेपुटेशन, अपना प्यार और वो आदमी जो इसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था, सब कुछ पूरी तरह से खो दिया था। हेटियन कैपिटल की हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग रोशनी से जगमगा रही थी, जबकि जांग ही अपनी लाल आंखों से कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था, स्टॉक प्राइस का कर्व नीचे गिरते हुए देख रहा था। ये हरी लाइन एक तेज ब्लेड की तरह थी जो धीरे धीरे उसके दिल को चीर रही थी। ये कैसे हो सकता है? क्यों? उसने डेस्क से क्रिस्टल एस्ट्रे उठाया और उसे फर्श पर दे मारा, जिसकी वजह से पूरे कमरे में एक जोरदार धमाके की गूंज गूंजी। उसने सदर्न डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट खो दिया था। उसी सुबह बिडिंग मीटिंग में उसके कॉम्पिटिटर, एक छोटी और अनजान कंपनी ने अचानक एक बेहतरीन न्यू एनर्जी प्लान पेश किया और पूरे फायदे के साथ जमीन अपने नाम कर ली। और वो प्लान 70% उसके अपने प्लान जैसा ही था, लेकिन कुछ खास हिस्सों में बेहतर था, जैसे किसी ने उसके सारे पत्ते पहले ही देख लिए हों और एक अपग्रेडेड वर्जन तैयार किया हो। जैसे ही नाकाम बिड की खबर फैली, बैंक की कलेक्शन कॉल्स की बाढ़ आ गई। बैंक मैनेजर, जो कभी उसे मुस्कुराहट के साथ मिलता था, अब उसका लहजा ठंडा और बिजनेस जैसा था। मिस्टर जैंग, अग्रीमेंट के मुताबिक आपका लोन ओवरड्यू है। हमें आपके सारे मॉर्गेज्ड एसेट्स वापस लेने का हक है। नहीं, मुझे 3 दिन और दो, सिर्फ 3 दिन काफी हैं। जैंग ने गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा की। मुझे माफ करें, ये हेड ऑफिस का फैसला है। कॉल बेरहमी से काट दी गई। उसके फौरन बाद उन इन्वेस्टर्स ने भी लॉयर्स लेटर भेज दिया जिन्होंने उसके साथ गैम्बल अग्रीमेंट साइन किया था। इतनी बड़ी पेनल्टी फीस उसे पल भर में बर्बाद करने के लिए काफी थी और उसे ऐसे कर्जे में डुबो दिया जिसे वो कई जन्मों तक नहीं चुका सकता था। हेटियन कैपिटल खत्म हो गया था और जांग ही भी खत्म हो गया था। कौन है ये? इस सब के पीछे आखिर कौन है? मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जांग ही अपनी चेयर पर ढेर हो गया। उसकी आंखें खाली थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने किस ताकतवर फिगर को नाराज कर दिया है। तभी ऑफिस का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। उसका सेक्रेटरी अंदर भागा हुआ आया, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मिस्टर जैंग, बुरा हुआ है। कंपनी के शेयर होल्डर्स, उन्होंने उन्होंने एक इमरजेंसी शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाई है। क्या? जैंग हाय वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मुझे कैसे नहीं पता चला? उन्होंने कहा कि एक नया इन्वेस्टर है जो हमारी कंपनी का हॉस्टाइल टेकओवर लॉन्च करना चाहता है। एक हॉस्टाइल टेकओवर? जैंग हाई ने स्नीयर किया। मेरे पास कंपनी के 50% शेयर्स हैं। कौन भला मुझे एक्वायर कर सकता है? उसने ये बोला ही था कि उसका प्राइवेट लॉयर घबराया हुआ अंदर भागा आया। मिस्टर जैंग, इक्विटी का वो हिस्सा जो आपने बैंक में मॉर्टगेज किया था, उसे रिटर्न वॉयेज नाम के एक ओवरसीज फंड ने पूरी तरह अक्वायर कर लिया है। रिटर्न वॉयेज? उस नाम ने जैंग हाई को किसी बिजली के झटके की तरह मारा। उसे याद आया कि पियर ने स्टारलाइट गैला में इसका जिक्र किया था। वो मिस्टीरियस डिजाइनर लूम एक पर्सनल ब्रांड शोकेस लॉन्च करने वाला था और उसका नाम रिटर्न वॉयेज था।
अब रिटर्न वॉयज फंड की सेकेंडरी मार्केट और दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स के एक्विजिशंस के साथ उनका शेयर होल्डिंग रेशियो 51.9% तक पहुंच गया है। वो अब हिटियन कैपिटल के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। लॉयर की बातों ने जैंग हाई पर बर्फ के ठंडे पानी की बाल्टी की तरह असर किया, जिसने उसे सिर से पांव तक, हड्डियों तक ठंडा कर दिया। वो हार गया था। उसने अपने आखिरी स्ट्रांग होल्ड भी खो दिया था। शेयर होल्डर्स मीटिंग कहाँ हो रही है? जैंग हाई की आवाज भारी और तनाव में थी। ये नीचे सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में है। जैंग हाई ने अपना बिखरा हुआ कॉलर सीधा किया और खुद को संभाला। वो हार गया था। वो हार गया था, लेकिन वो अपनी आखिरी डिग्निटी नहीं खो सकता था। उसे खुद देखना था। इस एंटिटी ने, जिसने सिर्फ 3 दिन लिए, जिसने उसे जहन्नुम में फेंक दिया था, गुहाओ आखिर ये कौन डीएटी था? उसने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा धक्का देकर खोला, जहां उस बड़े ओवल टेबल के चारों तरफ कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स बैठे थे। वो चेहरे जो कभी उसकी चापलूसी करते थे, अब उन पर शार्डन फ्रॉइडे और कंटेम्प्ट के एक्सप्रेशंस थे। टेबल के हेड वाली सीट खाली थी। हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई पराया हो। जैंग हाई ने अपनी पुरानी सीट बाहर खींची और बिना एक शब्द कहे बैठ गया। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा फिर से खोला गया और ब्लैक सूट में एक आदमी, जिसे एक इम्पोजिंग ऑरा निकल रही थी, अंदर आया। जैंग हाई ने उसे पहचान लिया। चेन शाओ, डोमेस्टिक एंटरटेनमेंट जायंट स्टार ओशन ग्रुप का सीईओ। वो यहाँ क्या कर रहा था? हालांकि चेन शाओ मेन सीट की तरफ नहीं गया, इसके बजाय वो इज्जत के साथ एक तरफ खड़ा हो गया, थोड़ा झुका और सबकी हैरान और अनजान नजरों के बीच प्लीज का इशारा किया। एक जाना पहचाना शख्स धीरे से अंदर आया। उसने साधारण कैजुअल क्लोथ्स पहने थे। उसके एक्सप्रेशंस इनडिफरेंट थे। उसके कदम बिना किसी जल्दबाजी के थे, जैसे वो किसी ऐसी मीटिंग में नहीं आया हो जो बिलियंस की कैपिटल की किस्मत का फैसला करेगी, बल्कि सिर्फ किसी पार्क में टहल रहा हो। जब उसने साफ तौर पर उस इंसान का चेहरा देखा, तो जैंग हाई की आंखें अचानक से सिकुड़ गईं। ये वही था, लू यैन, वो आदमी जिसका उसने धूल कहकर मजाक उड़ाया था, वो आदमी जिसे उसने ट्रैश कहकर नीचा दिखाया था। वो यहाँ कैसे हो सकता था? वो भला चेन शाओ के साथ कैसे खड़ा हो सकता था? लू यान ने किसी की तरफ नहीं देखा। वो सीधा टेबल के हेड की तरफ गया, कुर्सी बाहर खींची और बैठ गया। चेन शाओ उसके पीछे आया और हैरान भीड़ की तरफ मुस्कुराते हुए अनाउंस किया, सभी लोग मुझे इंट्रोड्यूस करने दें। ये जेंटलमैन गुहाओ फंड के अकेले होल्डर हैं और हिटियन कैपिटल के नए चेयरमैन हैं, मिस्टर लू यैन। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में मौत जैसी खामोशी छा गई। हर शेयर होल्डर अपनी जगह जम गया था, मुंह खुले हुए थे, चेहरों पर पूरी तरह यकीन ना करने वाले एक्सप्रेशंस थे। जैंग हाई को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिरी हो। वो टेबल के हेड पर बैठे शांत आदमी को बिना कुछ सोचे देखता रहा। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। लू यैन, चेयरमैन गुहाओ फंड का होल्डर? ये मुमकिन नहीं हो सकता था। ये दुनिया के खत्म होने से भी ज्यादा अजीब था। लू यैन ने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने सबके हैरान चेहरों पर ध्यान ही न दिया हो। उसकी पतली उंगलियों ने डेस्क पर हल्के से टैप टैप किया, जिससे एक हल्की आवाज निकली, चैन शाओ, चैन शाओ। उसने अपना पहला फैसला अनाउंस किया। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी अथॉरिटी थी जिसने पूरे कॉन्फ्रेंस रूम के टेम्परेचर को कई डिग्रीज गिरा दिया था। यस सर। चैन शाओ ने अपना गला साफ किया, एक डॉक्यूमेंट खोला और बिना किसी इमोशन वाले टोन में पढ़ा। चेयरमैन के फैसले के मुताबिक तुरंत प्रभाव से जैंग हाई को हिटियन कैपिटल के सभी पोजीशन से फारिग किया जाता है। साथ ही हिटियन कैपिटल जैंग हाई के खिलाफ लॉ सूट्स फाइल करेगी, क्योंकि उसने अपने टेन्योर के दौरान अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके कंपनी एसेट्स का गबन किया, इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग की और दूसरे कई चार्जेस हैं। जरूरी सबूत जुडिशियल अथॉरिटीज को दे दिए गए हैं। बूम! जैंग हाई का दिमाग पूरी तरह फट गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो अचानक खड़ा हो गया, लू यान की तरफ इशारा करते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगा, ये स्लैंडर है, ये बदला है। लू यान ने आखिरकार ऊपर देखा। पहली बार उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। वो नजर शांत, सुकून भरी, इनडिफरेंट, जैसे किसी क्लाउनिश परफॉर्मर को देख रहा हो। बदला? लू यान हल्के से हंसा। जैंग हाई, तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ा सोचते हो। तुम तो इस लायक भी नहीं हो। इस आम सी बात ने जैंग हाई को किसी भी बड़ी बेइज्जती से ज्यादा गहरा जख्म दिया। उसका प्राउड आइडेंटिटी, सब कुछ जो उसने इतनी मेहनत से बनाया था। इस आदमी की आंखों में वो उसके बदले के लायक भी नहीं था। उसके पास तो क्वालिफिकेशंस भी नहीं थी। क्यों? जांग ही के पैरों ने साथ छोड़ दिया और वो कुर्सी पर ढीर हो गया, डेज में खुद से बड़बड़ाते हुए। तुम ही क्यों? ये सवाल तुम्हें सू चिंगा से पूछना चाहिए। लू यान खड़ा हो गया, उस पर एक बार फिर नजर डाले बिना। मैं ये तुम पर छोड़ता हूं, उसने चिंशा से कहा। जी सर। लू यान मुड़ा और वो दरवाजे की तरफ चलने लगा। जब वो वहां पहुंचा, वो रुका, पीछे मुड़ा और वहां मौजूद सभी लोगों पर अपनी नजर घुमाई।
मैं ये बताना भूल गया कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट की जमीन आखिरकार हमारे द्वारा सिक्योर कर ली गई है। आज से कैपिटल हम पूरी तरह से न्यू एनर्जी इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करेंगे। नए एरा में सबका स्वागत है। इसके साथ ही उसने दरवाजा धक्का दिया और निकल गया, पीछे शॉक और साइलेंस से भरा कमरा छोड़ते हुए। जांग ही पूरी तरह कोलैप्स हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी हड्डियां निकल ली गई हों। उसे कुर्सी पर ढेर छोड़ते हुए उसका चेहरा ऐश और ग्रे हो गया। वो आखिरकार समझ गया कि वो शुरुआत से ही हार गया था, पूरी तरह हार गया। उसने सोचा था कि वो 5th फ्लोर पर है, जबकि लू यान 1st पर था। उसे क्या पता था, लू यान शुरू से ही एटमॉस्फेयर के पार खड़ा था, ठंडे दिमाग से देख रहा था, जबकि वो धूल में मजे ले रहा था। लू यान कैपिटल बिल्डिंग से बाहर निकला। बाहर बिना किसी के ध्यान दिए हल्की बारिश होने लगी थी। एक ब्लैक बेंटली खामोशी से सीढ़ियों के नीचे इंतजार कर रही थी, जिसके साथ चिंशा ने उसके लिए कार का दरवाजा खुला रखा था। जैसे ही वो अंदर बैठने वाला था, एक फिगर बारिश में तेजी से भागते हुए आया। वो सूचिंग याओ थी, सिर से पांव तक भीगी हुई। उसके बाल उसके चेहरे पर बुरी तरह चिपके हुए थे। उसका मेकअप स्मियर्ड था। वो पूरी तरह डिशेवर्ड लग रही थी। उसने कार का रास्ता रोका, लू यान को एक टकती लगाकर देखते हुए। उसकी आंखें ब्लडशॉट और आंसुओं से भरी थीं। क्यों? उसने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज रोने की वजह से फटी हुई थी। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलत किया था? लू यान ने उसकी तरफ देखा। ये औरत जिसे उसने कभी अपनी हड्डियों की गहराई तक प्यार किया था, उसके चेहरे पर पहले वाले प्राइड और रेडियंस का कोई निशान नहीं था। सिर्फ रिग्रेट और रिजेंटमेंट बचा था। उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बस उसे शांति से देखता रहा। जब बारिश उसके बालों से टपक रही थी, इसने उसके चेहरे को भी भिगो दिया, ये ब्लर करते हुए कि ये बारिश थी या आंसू। लू यान, कुछ कहो। सूचिंगा के इमोशंस फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। क्या तुमने सब कुछ शुरू से ही प्लान किया था? मुझे एक मूर्ख की तरह ऊपर चढ़ते हुए देखना, फिर मुझे मेरे सबसे ब्राइटेस्ट मोमेंट में नीचे गिरा देना? क्या तुम्हें ये अम्यूजिंग लगा? क्या तुमने कभी मुझसे एक दिन के लिए भी प्यार किया? वो चिल्लाई, जवाब मांगते हुए। लू यान आखिरकार बोला। बारिश से ब्लर हुई उसकी आवाज अब भी सूचिंगा के कानों तक साफ पहुंची। मैंने तुम्हें कभी आधी दुनिया नहीं दी। सूचिंग याओ जम गई। लू यान ने उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द कहा, जो मैंने तुम्हें दिया था वो मेरी पूरी दुनिया थी। तुमने बस उसे ट्रैश की तरह समझा और बिना सोचे फेंक दिया। अब मैंने सिर्फ उसे वापस उठाया है, साफ किया है और वहीं वापस रख दिया है जहां की वो है। बोलने के बाद उसने अब उसकी तरफ नहीं देखा। झुकते हुए वो कार में बैठ गया। एक ब्लैक बेंटली जो धीरे से शुरू हुई और पडल्स से पानी को उड़ाते हुए उसके पास से गुजरी, बिना जरा भी पॉज लिए। सूचिंग याओ अपनी जगह पर जमी रही, उस ठंडी बारिश को खुद को पूरी तरह भिगोने देती रही। उस कार को दूर गायब होते हुए देखते हुए वो आखिरकार समझ गई कि उसने जो खोया था वो सिर्फ एक दुनिया नहीं थी, बल्कि वो शख्स था जो कभी उसके लिए दुनिया बनाने के लिए तैयार था। बारिश तेज होती गई, शहर की हर चीज को धोते हुए और उसके सारे फ्यूचर को बहा कर ले गई।